सो अभी तक हमने देखा कि जेनी मिस मिंग का प्यार देखकर डिसाइड कर चुकी है कि वो इनके घर में चोरी नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन बाद इन्हीं से कुछ पैसे मांग लेगी। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ एंड सुमी को देखते हैं, जो कि दोनों रात में छुपकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है जो ये लोग बाकी के बिल को पे कर सके। इसलिए जब नर्स सो रही थी तो ये लोग मौका देखकर यहाँ से गायब हो गए। तो वहीं जेनी मिस मिंग से बात करने उनका ऑफिस आती है और पूछती है कि क्या मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मिस मिंग बोली बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी तुमसे थोड़ी बात करनी है। फिर जब मिस मिंग जेनी के पास बैठी तो वो उन्हें साइड हग करने लगी, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर मिस मिंग काफी हैरान है, पर उनको काफी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पहले उनकी बेटी छुयन उनके साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहती थी। तो वहीं जेनी को भी काफी अच्छा फील हो रहा होता है, जैसे कि उसे सच में एक मदर मिल चुकी हो। इसलिए वो ये सब बातें बार बार रियलाइज भी कर रही होती है कि मैं पहली बार किसी को मॉम बोलकर पुकार रही हूँ। फिर मिस मिंग से बोली कि क्या आप मुझे मेरी बचपन की बातें बता सकती हो। तो तब मिस मिंग जेनी को छुयन की बचपन की वीडियोस दिखाने लगी कि कैसे तुम बचपन से ही इंटेलिजेंट रही हो, इसलिए सिर्फ 7 साल की एज से ही तुमने पियानो प्ले करना शुरू कर दिया था। जेनी हैरान हुई और मन ही मन बोली कि इस एज में तो मैं बस मिट्टी से खेला करती थी। फिर पूछने लगी कि क्या ये सब ट्रॉफीज आपकी हैं। तो तब मिस मिंग ने बताया कि हम दोनों की हैं, और फिर बताती हैं कि तुम पियानो, डांस, कैलीग्राफी, आर्ट, म्यूजिक सभी में बेस्ट रही हो और कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता है। जेनी हैरान हो रही होती है कि वाकई छुयन कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर पूछने लगी कि वैसे डैड कहाँ हैं। तो तब मिस मिंग ने बताया कि जब तुम छोटी थी तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने अकेले ही तुम्हें बड़ा करा है। जेनी मन ही मन बोली कि वाव, ये कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए उनको हग करने लगी। पर जब मिस मिंग ने कहा कि अब तुम्हें वापस स्कूल चले जाना चाहिए क्योंकि मंथली एग्जाम भी करीब हैं, तो तब जेनी हैरान होती है और मना करने लगती है, क्योंकि जेनी को स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए बोली कि मुझे स्टडी का कुछ भी याद नहीं है, इनफैक्ट मुझे अपनी क्लास और टीचर्स कोई भी याद नहीं। तो तब मिस मिंग बोली कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी क्लास टीचर से बात करूंगी और वो तुम्हें सब समझा देंगी। दूसरी तरफ शाओ एंड सुमी बिना हॉस्पिटल बिल पे करे छुयन को बाहर ले आए, पर इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये लोग बस से घर जा सकें, इसलिए इन्हें ऐसे ही चलना पड़ रहा था। छुयन पूछती है कि क्या मैं ठीक हूँ, यानी क्या सच में डिस्चार्ज हो गई हूँ जो तुम बिना फुल ट्रीटमेंट मुझे बाहर ले आए हो। तो तब सुमी बताती है कि तुम हमारे स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, यानी सबसे ज्यादा हेल्दी हो, इसलिए तुम्हें स्कूल में किंग कॉन्ग बार्बी भी बोला जाता है, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। शाओ भी छुयन को उतार कर बताने लगता है कि छुयन कितनी ज्यादा प्रिटी है और वो उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। सुमी शाओ से चुप होने का कहने लगी तो वो लड़ने लगा कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे हेयर स्टाइल को खराब मत करा करो। वेल, दोनों लड़ ही रहे होते हैं। तो तब छुयन इन दोनों के बीच में आती है और पूछती है कि मेरी फैमिली कहाँ है और वो लोग मुझे लेने यहाँ क्यों नहीं आए। तो तब सुमी और शाओ दोनों चुप हो गए। फिर सुमी ने बताया कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, यानी तुम शुरू से ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो, जहाँ एक ओल्ड मैन हुआ करते थे जिन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा था। छुयन हैरान होती है और फिर पूछने लगती है कि अब वो ओल्ड मैन कहाँ हैं। तो तब सुमी ने बताया कि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो नर्सिंग होम में हैं और तुम यहाँ स्टडी करने और बिजनेस बनाने आई हो। तुमने ऑनलाइन पेजेस भी बना रखे हैं जहाँ तुम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचती हो और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हो। तो तब छुयन ये सब बातें जानकर काफी हैरान होने लगती है कि क्या सच में मेरी लाइफ ऐसी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम छुयन का घर देखते हैं, जहां मिस मिंग शाओ से बोल रही हैं कि छुयन के बारे में पेपर पर A to Z सब लिखकर दे दो ताकि ये खुद की सारी बातें याद कर सके। शाओ मान गई। तो वहीं जेनी पूछ रही है कि क्या मैं घर पर रहकर स्टडी नहीं कर सकती। तो तब मिस मिंग बोली कि डॉक्टर ने कहा है कि जब तुम पहले की तरह लाइफ कंटिन्यू कर लोगी तो तुम्हारी सारी मेमोरीज भी वापस आ जाएंगी, प्लस मंथली एग्जाम भी होने वाला है जिसमें अगर तुम पास हुई तो मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगी। जेनी एक्साइटेड होने लगी कि क्या रिवॉर्ड में दोगी। तो तब मिस मिंग बोली कि जो तुम कहो। जेनी ये सुनकर बताने की काफी कोशिश करने लगती है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मिस मिंग उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। फिर कहती है कि मैं तुमको हमेशा की तरह लिमिटेड एडिशन बैग गिफ्ट करूंगी। तो तब जेनी और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो जानती है कि लिमिटेड एडिशन बैग कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वेल, नेक्स्ट सीन में शाओ जेनी को सब बातें पेपर पर लिखकर देती है जो सब उसे याद करना है ताकि खुद के बारे में थोड़ा बहुत जान सके। फिर जब शाओ ने बताया कि ये तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है, जो कि जेनी को काफी ज्यादा पसंद आने लगी कि वाव, ये कितनी ज्यादा अच्छी है।
जिसे भी अगर मैं बेचने लगूं तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो तब शाओ को जेनी की बातें काफी अजीब लगती हैं, इसलिए वो पूछने लगती है कि क्या आप इस तरह से बिहेव इसलिए कर रही हो क्योंकि आप मुझसे नाराज हो, क्योंकि पहले तो आप बिल्कुल भी हंसती नहीं थी। जेनी पूछने लगी कि मतलब यानी मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी। तो तब शाओ बताने लगी कि जब आप घर से गई थी तो आपने जाने से पहले मुझे एक बास्केटबॉल टी शर्ट दी थी, ये बताकर कि इसे मैं कॉन्गलिन के एड्रेस पर सेंड कर दूं, और उसी दिन मैंने आपके नेक में लॉकेट भी देखा था और फिर आप यहाँ से चली गई थी। शाओ अब आगे का सीन याद करती है कि वो कैसे छुयिन के जाने के बाद छुयिन के कपड़ों को पहनकर फोटोज क्लिक कर रही थी, पर ये बात जेनी को नहीं बताती। बस इतना बताती है कि उस टी शर्ट को मैंने निकाल कर देखा था, पर मैं उसे वापस बॉक्स में रखना भूल गई थी, इसलिए बॉक्स खाली डिलीवर हो गया था। जेनी प्रेजेंट में पूछने लगती है कि वैसे ये कॉन्गलिन है कौन। तो तब शाओ ने बताया कि वही लड़का जिसको आपने बाथरूम की विंडो से देखा था। जेनी याद करती है कि अच्छा वो, लेकिन मैं उसका फेस ठीक से नहीं देख पाई थी कि आखिर वो कौन था। और फिर मन ही मन सोचने लगी कि क्या कॉन्गलिन छुयिन का बेस्ट फ्रेंड है, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। अब वो रात में छुयिन के बारे में सारी बातें याद कर रही होती है जो मिस मिंग ने शाओ से पेपर पर लिखवा कर जेनी को दी थी, क्योंकि जेनी ने ही ये सब इन्फॉर्मेशन मांगी थी ताकि स्कूल में किसी को भी जेनी पर शक नहीं हो सके कि वो छुयिन नहीं है। और ये वही सीन है जिसको हम ड्रामा की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो वहीं छुयिन जब जेनी के रूम में आती है जहां जेनी की रूममेट्स भी हैं, तो तब छुयिन को ऑब्वियसली ये जगह काफी न्यू लग रही थी। रूममेट्स छुयिन को देखकर परेशान होने लगती हैं कि कैसे उसके सर पर चोट लगी हुई है। फिर सुमी ने इन दोनों को बताया कि जेनी की याददाश्त जा चुकी है क्योंकि किसी चोर ने जेनी के हेड पर हिट कर दिया था। रूममेट्स हैरान होने लगी ये सब सुनकर। फिर छुयिन ने जेनी की फोटो को और जेनी के सामान को काफी ध्यान से देखा। साथ ही वो जेनी की बुक भी रीड करती है कि यहाँ कैसे कैसे सभी सेल्स का हिसाब लिखा हुआ है, इसलिए बस हैरान होती गई कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, जबकि अब ये सब मुझे एकदम न्यू लग रहा है। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल सीन देखते हैं जहाँ जब कॉन्गलिन क्लास में आया और फिर तभी अपना सामान यहाँ रखकर चला गया और वॉशरूम में आकर छुयिन की बातों को याद करने लगा कि छुयिन कैसे मुझसे ये चाहती है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दूं, बल्कि वो हर चीज में टॉप करे, जबकि कॉन्गलिन जैसे सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल है। इसलिए वो छुयिन को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो मुझसे ऐसा क्यों करा रही थी। तो वहीं लीवाई कॉन्गलिन के डेस्क पर आता है और कॉन्गलिन का सामान देखने लगता है। एक्चुअली इसकी आदत है दूसरों को परेशान करने की, इसलिए कॉन्गलिन के टॉवल से सबको चिकन बनाकर दिखाने लगा और जोर जोर से हंस भी रहा था। कॉन्गलिन जब ये देखता है तो उसे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो लीवाई से यहाँ से जाने का बोलने लगा, लेकिन लीवाई इतना बदतमीज था कि कॉन्गलिन के नाम का अजीब सा सॉन्ग बनाकर उसे चिढ़ाने लगता है। कॉन्गलिन वैसे तो उसे इग्नोर कर रहा था, पर जब लीवाई छुयिन के नाम का भी मजाक बनाने लगा तो तब ये सुनकर कॉन्गलिन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो लीवाई को मारने के लिए उसके पीछे भागा। तो वहीं दूसरी तरफ से जेनी फाइनली स्कूल आ चुकी है, पर उसे यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या मुझे सच में पढ़ना पड़ेगा। ये तभी टीचर आई और बताने लगी कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी सारी कंडीशन बता दी है। फिर तभी जेनी को मोबाइल देती हैं ये बताकर कि ये तुमको तुम्हारी मॉम ने भिजवाया है। जेनी काफी ज्यादा खुश हुई कि क्या न्यू मोबाइल। और फिर जब वो टीचर के साथ यहाँ से जाने लगी और सेल्फी ले रही थी तो तब लीवाई जो कि भागता हुआ आ रहा है वो जेनी को देखकर उससे टकरा जाता है और जेनी को गिरने से बचा लेता है। कॉन्गलिन शॉक हुआ कि छुयिन वापस स्कूल आ चुकी है, तो वहीं लीवाई भी जेनी को नॉन स्टॉप देखता है। जेनी खुश हो रही थी लीवाई को देखकर कि वाव ये कितना ज्यादा हैंडसम है, पर जब वो देखती है कि जो लड़का सामने खड़ा है वो इससे भी ज्यादा हैंडसम है, इसलिए तभी उसने लीवाई को खुद से दूर कर दिया। जबकि कॉन्गलिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि छुयिन कैसे लीवाई के क्लोज थी। लीवाई कॉन्गलिन के पास आकर पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वहीं जेनी खुशी से कॉन्गलिन को देख रही होती है और बस मन ही मन बोल रही होती है कि मैं इस लड़के से अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और इसकी आईज भी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन जब जैसे जेनी का पैर मुड़ा और उसे खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगी तो तब कॉन्गलिन जल्दी से जेनी के पास आता है और उसे उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगा, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज रह गए। इनफैक्ट लीवाई भी हंसने लगता है कि वाह क्या सीन है। फिर जब कॉन्गलिन जेनी की फिक्र में जेनी को मेडिकल रूम लेकर जा रहा होता है तो तब जेनी कॉन्गलिन को नॉनस्टॉप देखती जा रही थी कि ये कैसे मेरी फिक्र कर रहा है। और कितनी अजीब बात है ना कि मैं बिल्कुल अभी स्कूल में आई हूँ और 2 हैंडसम लड़कों से मिल चुकी हूँ, और अब क्योंकि जेनी भी पक्की ड्रामेबाज है
इसलिए बिना दर्द के भी जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा पैर दुख रहा है। तो तब कॉन्गलिन और ज्यादा डर गया और जेनी को जल्दी से मेडिकल रूम ले आया, जहाँ डॉक्टर नहीं थे, इसलिए वो खुद ही जेनी के पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है, जबकि जेनी बस कॉन्गलिन को घूरती जा रही थी, ये कहते हुए कि इसकी आइज के साथ साथ इसकी नोज भी प्यारी है, इसके लिप्स भी प्यारे हैं, यानी फुल फेस फीचर्स प्यारे हैं और क्लोज से ये और भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। तो वहीं कॉन्गलिन जेनी से पूछता है कि एसओएस का क्या मतलब था जो तुमने बॉक्स पर लिख कर दिया था, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में थी? जेनी हैरान हुई कि क्या एसओएस, क्या चुयन किसी परेशानी में थी? फिर कॉन्गलिन से बोली कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कॉन्गलिन को अजीब लगता है कि इसे कैसे इस बारे में पता नहीं है, पर तभी डॉक्टर यहाँ आ गए कॉन्गलिन का नाम पुकारते हुए। जेनी शॉक हुई कि क्या इसका नाम कॉन्गलिन है, यानी वही जो उस दिन घर के बाहर आया था। इसलिए जब कॉन्गलिन यहाँ से चला गया तो तब जेनी भी जल्दी से यहाँ से जाने लगी, ये कहकर कि अब मैं एकदम ठीक हूँ। वो जल्दी से बाहर आई और कॉन्गलिन को ढूंढने लगी। तो तब लीवाई यहाँ आकर कहता है कि तुम्हारा पैर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? जेनी हैरान हुई लीवाई को देखकर, फिर कहती है कि इस बात को सभी से सीक्रेट रखना। तो तब लीवाई कहता है कि वाओ, हम पहली बार मिल रहे हैं और तुम मुझसे सीक्रेट रखने के लिए कह रही हो। तो तब जेनी भी लीवाई से लीवाई के ही स्टाइल में बात करने लगती है कि देखो, मुझे कम मत समझना, मैं कभी किसी की समझ में नहीं आती हूँ। फिर पूछने लगी कि वैसे तुम अभी कुछ देर पहले कॉन्गलिन से क्या कह रहे थे, यानी गर्लफ्रेंड जैसा कुछ? तो तब वो बताता है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि तुम कॉन्गलिन की गर्लफ्रेंड हो। तो ये सुन जेनी हैरान हुई कि क्या सच में ऐसा है कि छुयन कॉन्गलिन की गर्लफ्रेंड थी। फिर पूछती है कि तुमको मेरे बारे में और क्या क्या पता है? लीवाई को अजीब लगा कि ये अपने बारे में मुझसे क्यों पूछ रही है, इसलिए बताता है कि मैं खुद यहाँ न्यू हूँ। और अब जब इंग्लिश में जेनी से बात करने लगा, जो सब जेनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर छुयन होती तो वो समझ जाती, इसलिए जेनी लीवाई से बोली कि तुम बहुत बेकार हो और फिर तभी यहाँ से चली गई, लेकिन एक्टिंग करते हुए कि जैसे उसके पैर में तकलीफ है। तो तब लीवाई ये देखकर हंसता है और कहता है कि जरा देखो तो इस ड्रामेबाज लड़की को, पर कोई नहीं, मुझे ये लड़की इंटरेस्टिंग लगी, आई लाइक इट, और फिर यहाँ से चला गया। जेनी ने फाइनली कॉन्गलिन को ढूंढ लिया था, इसलिए वो तभी कॉन्गलिन के पास आ गई और खुश होती है कि ये तो उसी क्लास में जा रहा है जो कि मेरी भी क्लास है, इसका मतलब हम क्लासमेट्स हैं। और फिर कॉन्गलिन को आवाज देकर रोकती है। कॉन्गलिन रुक गया, लेकिन जब जेनी भागती हुई कॉन्गलिन के पास आई तो तब कॉन्गलिन हैरानी से पूछता है कि तुम्हारा लेग तो इंजर्ड था ना? तो तब वो कहती है कि हाँ, पर अब ठीक है। फिर पूछती है कि तुम उस दिन मेरे घर के बाहर क्यों आए थे? कॉन्गलिन बोला तुम्हारी फिक्र में, और जब जेनी की आंख के पास लगी चोट को टच करने ही वाला था, पर वो दूर हो गई। कॉन्गलिन पूछता है कि क्या किसी ने तुमको मारा है? तो तब वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और जिस तरह से हंस के बात कर रही होती है तो तब कॉन्गलिन को काफी अजीब लगता है कि तुम स्माइल कर रही हो। तो तब जेनी बोली कि हाँ, क्योंकि स्माइल करते हुए मैं बहुत प्यारी लगती हूँ, इसलिए अब स्माइल करती रहूंगी। कॉन्गलिन को जेनी का ऐसा बिहेवियर काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि रियल छुयन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर जब कॉन्गलिन ने जेनी का लॉकेट देखा तो वो उससे पूछने लगा कि अब ये कौन सा प्लान है तुम्हारा, यानी आखिर अब तुम क्या करना चाह रही हो? जेनी कुछ भी समझ नहीं पाई कि ये लॉकेट देखकर ऐसा क्यों कह रहा है। फिर कॉन्गलिन परेशान होकर जेनी से काफी सारे क्वेश्चंस करने लगा कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी और क्यों गई थी, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, यानी सब ठीक तो है, क्योंकि मैं रोज तुम्हारी फिक्र में मर रहा था। बट जेनी, जिसे छुयन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो कॉन्गलिन को क्या ही बताती, इसलिए कह देती है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। जो सुनकर कॉन्गलिन शॉक रह गया कि क्या याददाश्त जा चुकी है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।